Good evening, students. Just a minute, शेयर कर रहे हैं. गुड इवनिंग सर. स्क्रीन विजिबल है सबको? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर. ओके. देखो, लास्ट क्लास में हम लोग रॉल्स थ्योरम पे कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, और देखो तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट किए थे क्या? हाँ सर, आप स्टार्ट किए थे, फिर मिडिल में एक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स थोड़ा हुआ था. अच्छा, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग टेंजेंट नॉर्मल कंटिन्यू करेंगे. चलो ठीक है. चलिए, राइट डाउन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसे हम लोग LMVT भी बोलते हैं. LMVT, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. ये क्या है? इसका कंडीशन, इसका स्टेटमेंट लिख चुके हैं हम लोग. स्टेटमेंट और कंडीशन लिख चुके हैं ना? डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं? हाँ सर, कर चुके हैं. हाँ, ठीक है. चलिए, तो इस पे प्रॉब्लम्स थोड़ा सा कर लेते हैं. तो देखो, ये क्या बोलता है कि मतलब अगर कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो क्या होगा कि एक डेरिवेटिव जो होगा उसका वैल्यू मतलब एफ डैश सी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स. ये ऑलवेज हो जाएगा. चलो, जैसे देख, प्रॉब्लम लिख रहे हैं. ओके, राइट ऑन. A function is given as fx is equal to 8x square minus 7x plus 5. X belongs to find the value of c. Find the value of c that satisfies the conclusion of Lagrange's mean value theorem. That satisfies the conclusion of Lagrange's mean value theorem. Problem 2 है. F is a differentiable function. Let f be a differentiable function. सर, यहाँ पे सी क्या है? हाँ, जहाँ पे तुमको ये दिया हुआ है कि c is any value lying between where c is any real number which is belonging to this interval. ओके सर. Let f be a differentiable function for all x if f1 is equal to -2 and f dash x is greater than equal to 2 for all x belonging to 1, 6, then find the range of values of f6. Let f is a function which is defined from 2, 7 to 0, infinity, be a continuous and differentiable function then so that
where C belongs to using LMVT prove that mod of cos A minus cos B is less than equal to A minus B. चलो इसको ट्राई करते हैं पहले। देखो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है कि तुमको फंक्शनल वैल्यूज के बीच में जो रिलेशंस एस्टेब्लिश करना है वो हम लोग कर सकते हैं। डेरिवेटिव और फंक्शनल वैल्यूज के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं एलएमवीटी के हेल्प से। और एक तो उस तरह का प्रॉब्लम हो गया कि एक ऑप्शन दे देगा 4 फंक्शन, बोलेगा इसमें से किस फंक्शन में एलएमवीटी लगा सकते हैं। तो बेसिकली तुमको क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। या बोल देगा कि लगा सकते हैं मतलब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो एक इस तरह का प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम जो है वैल्यूज रिलेटेड प्रॉब्लम जो बता रहे हैं वे, ऐसा पूछा जा सकता है। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोल रहा है तुमको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो एफ डैश सी क्या होगा, एफ ए माइनस एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो हम लोग को सी निकालना है बेसिकली। तो वी हैव एफ डैश सी, this is 16c minus 7 and this is equal to what, f6 minus f of minus 6 divided by 12। तो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, f6 माइनस एफ ऑफ माइनस 6 में वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा तुमको -7 और ये कॉन्स्टेंट वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा। तो -7 इंटू 6 -7 इंटू 6 -6 बाई 12, तो -7 आ रहा है। तो यहां से तुमको सी वैल्यू क्या आ रहा है, 14 बाई से 0 आ जाएगा ना। हाँ 0 आ जाएगा, सी इज 0। 16c माइनस 7 इज -7, तो सी इज 0। चलो तो सिंपल एलएमवीटी लगाने पे था। दूसरा देखो, जब भी तुमको रेंज पूछे तो ऐसा नहीं सोचना है कि f6 का रेंज क्या होगा भाई, f6 तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है फॉर ऑल सच फंक्शन विच इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। एक ही नहीं होगा, बहुत सारा फंक्शन होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। उन सारे फंक्शंस के लिए f6 का जो वैल्यूज रहता होगा वही रेंज पूछ रहा है। ये कंफ्यूज नहीं करना है कि f6 का रेंज का कैसे पूछ सकता है। तो ये एक फंक्शन नहीं, बहुत सारे फंक्शंस का के लिए जो f6 का वैल्यूज होगा उसकी बात कर रहा है ये। तो हम लोग यहाँ पे एलएमवीटी लगाएंगे, तो f6 माइनस f1 बाई 6 माइनस 1 5, दिस इज इक्वल टू f डैश c। नाउ हम लोग को ये दिया हुआ है कि दिस f डैश x इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे c क्या होगा, c बिलोंग्स टू 1,6 ओनली, सो दिस विल बी ऑल्सो बी ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं f6 इज ग्रेटर देन 10 प्लस
f1 और f6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो रेंज ऑफ f6 क्या हो गया, 8 टू इंफिनिटी। चलो ठीक है, क्लियर है ये, आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड नंबर देखो, अब एलएमवीटी में भी कभी कभी क्या होता है, कुछ रिलेशन लाने के लिए फंक्शन एज्यूम करना होता है। तुमको एलएमवीटी किस में लगाया गया है, किसका डेरिवेटिव किया गया है, वही तुमको हिंट देगा, ठीक है ना। तो तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, प्रॉब्लम 3 की बात कर रहे हैं। तुम फॉर्मूला दिख रहा है, तुमको क्या दिख रहा है ऊपर में, न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है बताओ। f7 होल क्यूब, f7 क्यूब माइनस f2 क्यूब। हाँ, तो हम लोग को न्यूमरेटर में दिख रहा है क्लियरली कि f7 का होल क्यूब माइनस f2 का होल क्यूब। तो नीचे डिवाइडेड बाय, इसके नीचे क्या होना चाहिए था, एलएमवीटी के फॉर्म में हम सेट कर रहे हैं, देखो इसके नीचे क्या होना चाहिए था, 7 माइनस 2 5 होना चाहिए था। और राइट साइड में बाकी को, यहाँ से 5 को उठा के इधर लाए, 3 को उधर लाए, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एफ स्क्वायर सी इंटू एफ डैश सी। पूरा क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे एक फंक्शन एज्यूम कर लेंगे, ये हम लोग को प्रूव करना है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का होल क्यूब, ऐसा एज्यूम कर लिया। तो अगर एफ एक्स कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो एफ एक्स का क्यूब जो होगा वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा एकदम। तो एलएमवीटी लगा सकते हैं, तो बाय एलएमवीटी इन जी एक्स वी हैव g of 7 minus g of 2 by 7 minus 2 is equal to g dash c, where for some c belonging to 2, 7, तो हम लोग बोल सकते हैं g of 7 क्या होगा, f7 का होल क्यूब माइनस f2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 5। अब g डैश c क्या होगा, 3 इंटू एफ स्क्वायर सी इंटू एफ डैश सी। आ गया, यही प्रूव करना था। तो बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम and by function assumption we can directly say this। चलो ठीक है ये। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब आ रहे हैं प्रॉब्लम 4 पे। प्रॉब्लम 4 में भी हम लोग एलएमवीटी लगा सकते हैं। एफ एक्स अगर हम लोग एज्यूम कर लें, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है ये। बाय एलएमवीटी बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी और सम सी बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी, होगा ये। ना, तो मॉड ऑफ cos b माइनस cos a डिवाइडेड बाई b माइनस a इज इक्वल टू एफ डैश सी, तो माइनस साइन सी का मॉड। अब ये तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि मॉड ऑफ साइन एक्स जो होता है 1 से छोटा होता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं मॉड ऑफ cos b माइनस cos a इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस a, हेंस बोल सकते हैं। अब देखो, थोड़ा सा हम लोग को इस पे कुछ और भी तरह का प्रॉब्लम्स रहता है, उसको जानने से पहले, ठीक है, ये लिख लिया सब लोग। सर एक बार 2 दिखा देंगे। हम्म, हाँ सर, हो गया।
तो देखो उसके पहले बेसिकली ये जो है एग्जैक्टली थ्योरम नहीं है, बट हम लोग इसको पढ़ सकते हैं इस तरह से, वी कैन स्टडी दिस फॉर कंटिन्यूअस फंक्शंस एंड इसको अप्लाई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरह है ये। सो राइट डाउन जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। देखो मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए है, फॉर एनी कंटिन्यूअस फंक्शन, for any continuous function in x belonging to a comma b, fx takes any weighted mean of fa and fb. Fx take any such values मतलब कहने का मतलब क्या है, समझना बात को। जैसे मान लो कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और we will get at least one c such that fc is equal to m into fa n into fb by m plus n। तो हम लोग को कम से कम कोई एक वैल्यू मिलेगा c सच दैट, बेसिकली ये कंटिन्यूअस फंक्शन का जो बहुत बेसिक बात है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, एफ ए से एफ बी तक जा रहा है, तो उसके बीच में सारा वैल्यूज लेगा, वो कोई वैल्यूज छूटेगा नहीं उससे। तो हम लोग कैसे सारा वैल्यूज को क्या हम लोग बोलेंगे, तो हम लोग उस दोनों पॉइंट्स को लाइन पे कनेक्ट कर देते हैं ग्राफिकली। से मान लो कोई फंक्शन है और हम ए से बी में बात कर रहे हैं, ये पॉइंट है ए कॉमा एफ ए, और ये पॉइंट तुमको मान लो ये जो पॉइंट है दिस इज बी कॉमा एफ बी, तो कनेक्ट कर दो। तो अब तो ये जो हाइट है दिस इज एफ ए, और ये जो हाइट है दिस इज एफ बी। नाउ तो तुम एफ ए और एफ बी का कोई भी वेटेड मीन लोगे तो एम एफ ए प्लस एन एफ बी, मतलब एम एन जो है वो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग ले रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला मतलब ये जो पॉइंट ले रहे हैं मीन ले रहे हैं, वेटेड मीन ले रहे हैं, वेटेड मीन तो तुम समझ रहे हो वेटेड मीन का जो फॉर्मूलाज होता है। तो ये ऑलवेज क्या होगा कि मतलब दिस बिलोंग्स टू एफ ए कॉमा एफ बी। अगर हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि एज्यूमिंग एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए, इसके बीच में ये लाई करेगा। और इसका प्रूफ ये है कि तुम ऐसे सोच सकते हो कि सेक्शन फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे और एक ऐसा पॉइंट हम खोज रहे हैं जो m इज टू n में डिवाइड कर रहा है सम पॉइंट p, तो p का जो y कोऑर्डिनेट होगा, p का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो यही होगा। उसके लिए तुमको कोई ना कोई c मिल जाएगा कर्व पे, ओ सॉरी y अगर ढूंढ रहे हैं उस y को फिक्स कर रहे हैं, तो उस y के लिए कोई ना कोई कर्व पे जो उस y पे देखो, तो कहीं ना कहीं कर्व पे एक मिल जाएगा c, उस y पे कर्व पे एक c मिल जाएगा सच दैट वी आर गेटिंग दैट हाइट। तो ये याद रखना है, जैसे कि मान लो एफ ए प्लस एफ बी बाई टू विल गेट एटलीस्ट वन सी सच दैट एफ सी इज एफ ए प्लस एफ बी बाई टू, विल गेट एटलीस्ट वन सी सच दैट एफ सी इज एफ ए प्लस टू एफ बी बाई थ्री। हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा दे दिया जो हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते हैं,
जैसे मान लो बोला है कि ये मिलेगा कि नहीं, एफ ए प्लस 3FB बाई 7 या 3FB बाई एफ ए प्लस 3FB बोल रहा है। मतलब जो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि इस लाइन पे लाई करेगा, तो वो हम दूसरे मेथड से जाना पड़ेगा। हम ये जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम से नहीं बोल पाएंगे। ये बात याद रखना कि सेक्शन फॉर्मूला में जो भी वैल्यूज होगा वो सारा वैल्यूज फंक्शन अटेन करेगा, क्योंकि वो वैल्यूज वेटेड मीन है। वेटेड मीन जो होता है एक तरह का मीन है, तो वो बीच में लाई करेगा। ए और बी का तुम वेटेड मीन लेगा तो बीच में ही लाई करेगा, कहीं ना कहीं लाई करेगा वो मिडिल में। ठीक है, ये क्लियर है भाई? बोलो जो बोल रहे हैं हम। सर ये बोलना जरूरी होगा कि mn पॉजिटिव हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या सेक्शन नेगेटिव? फॉर्मूला। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे mn जो होगा बिल्कुल पॉजिटिव होगा, अच्छा, क्योंकि हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, मीन की बात कर रहे हैं, वेटेड मीन टर्म हमने ओके। यूज किया यहाँ पे, तो वेटेड मीन के लिए तो पॉजिटिव ही यूज करते हैं। वेटेड मीन कर लो, तो वेटेड मीन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो पॉजिटिव है, तो बीच में ही लाई करेगा। इस पे छोटा छोटा प्रॉब्लम्स रहता है, मतलब कहीं कहीं इसका बहुत सिंपल यूज रहता है। इस तरह से समझ लोगे तो अब कैसा भी इस पे क्रिएट करेंगे प्रॉब्लम, इसको यूज करेंगे तो तुमको बहुत इजी लगेगा, समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा भी तो होगा ही, ये तो वैल्यूज लेगा ही। क्लियर हो जाता है। अब जैसे आगे करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लिए? बोलो आगे बढ़े। हाँ, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, दैट इज जेनसेंस इनइक्वालिटी। इसको भी मैंने पहले बताया है, फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे यूज होगा जेनसेंस इनइक्वालिटी। देखो, जेनसेंस इनइक्वालिटी का दो पार्ट है। पार्ट वन जो है, इफ एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, कॉनकेव अपवर्ड है अगर हमारा कर्व, अगर हमारा कर्व जो है वो कॉनकेव अपवर्ड है, और ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ए, and this point is point B. Okay, तो by Jensen's inequality, f of x1 plus f of x2 by 2 is greater than equal to f of x1 plus x2 by 2। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, देखो अगर तुम जैसे x1 प्लस एक्स टू बाई टू, ये जो x कोऑर्डिनेट है, x1 प्लस एक्स टू बाई टू के लिए तुम अगर हाइट देखते हो, सो दिस कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल हैव द कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है x1 प्लस x2 बाई टू एफ ऑफ x1 प्लस एक्स2 बाई टू, और ये जो हाइट अगर हम लोग बात करेंगे, दिस इज एफ ऑफ x1 एंड दिस इज एफ ऑफ x2। इसका जो मिडिल वैल्यू होगा एफ ऑफ x1 प्लस एक्स2 बाई टू होगा, तो विल गेट सम c सच दैट तो एफ x1 इस लाइन पे वो वैल्यू लाई करेगा, लाइन पे जो होगा एफ x1 प्लस एक्स2 बाई टू, ये जो हाइट होगा ये तो ये हाइट है, तुम देख सकते हो इस लाइन पे लाई करेगा सेक्शन फॉर्मूला से। इसको कोऑर्डिनेट अगर बोलोगे, जस्ट पी के ऊपर लाई करेगा ये पॉइंट क्यू जो है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्यू का कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस एक्स2 बाई टू और एफ x1 प्लस एफ x2 बाई टू, सेक्शन फॉर्मूला से बोल सकते हैं। तो तुमको क्लियरली दिख रहा है कि क्यू का हाइट पी से ऊपर होगा, और कोई भी तुम पॉइंट लोगे x1 और x2, तो ये जो वैल्यू है मिडिल पॉइंट, जो फंक्शनल वैल्यू का जो मिडिल पॉइंट है, वो तो कॉर्ड पे लाई करेगा सेक्शन फॉर्मूला से, और x के लिए जो है वो कर्व पे लाई करेगा, तो कॉर्ड तो हमेशा कर्व के ऊपर है ना,
कॉनकेव अपवर्ड में, ऑलवेज जो होगा दिस विल बी ग्रेटर। यहाँ पे एक बात है, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन, सर वो तो दोनों के सेम वर्टिकल लाइन पे होगा, ये जरूरी है या अलग भी क्या, होगा? फिर से बोलो एक बार। सर x1 प्लस x2/2 और fx1 प्लस fx2/2 ये दोनों हाँ पॉइंट मतलब जो PQ है दोनों के सेम वर्टिकल लाइन पे रहेगा, ये हाँ, ये जरूरी? तो हम क्रिएट किए हैं वर्टिकल लाइन पे, ये तो हम वर्टिकल लाइन पे क्रिएट किए, जैसे कि x1 प्लस x2/2 है, तो अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे a और b का, तो सेक्शन फॉर्मूला का जो q होगा, q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2/2 f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2/2, तो इसके तो ऊपर ही रहेगा वर्टिकली लाइन पे जो रहेगा। हाँ। समझ गया ना? तो जानबूझ के लिए हैं लाइन पे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट रुक। ठीक है, देखो तो चलो ये तो समझ हम लोग की इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन, दो केसेस होगा। एक तो ये होगा कि मान लो x1 और x2 दोनों इक्वल कर दें, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन x1 इज इक्वल टू x2, और दूसरा केस ये हो जाएगा कि डबल डेरिवेटिव ही जीरो हो जाए। यहाँ पे हमने केस में डाल दिया, बट फिर भी तुमको बता रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव अगर जीरो हो गया तब क्या होगा? देन fx1 प्लस fx2/2 इज इक्वल टू f ऑफ x1 प्लस x2/2, तब ये ऑलवेज होल्ड कर जाएगा। इसी तरह से मान लो इफ डबल डैश x इज लेस देन जीरो, तो जस्ट उल्टा होगा, fx1 प्लस fx2/2 इज लेस देन इक्वल टू, ऐसा होगा। इसको भी समझ सकते हो। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे, इसको भी हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी m और n के लिए। तो m f ऑफ x1 प्लस n f ऑफ x2 बाई m प्लस n इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ m x1 n x2 बाई m प्लस n। ये लिख लो, जनरलाइज्ड फॉर्म ये भी यूज कर सकते हैं इसका फर्स्ट पार्ट के लिए, इसको लिख लो। चलो इसमें तो क्लियर है, ये समझ रहे हो हम लोग कि मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड रहेगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसको x1 ट्रीट कर रहे हैं, इसको x2, ये जो पॉइंट होगा x1 कॉमा f ऑफ x1, और ये होगा b x2 कॉमा f ऑफ x2। तो जो मिडिल वैल्यू है x1 प्लस x2/2, इसके लिए तुमको हाइट मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ये वाला पॉइंट जो p है, दिस इज x1 प्लस x2/2 कॉमा f ऑफ दैट वैल्यू x1 प्लस x2/2, ये मिल जा रहा है। अब देखो कॉर्ड को ज्वाइन कर दोगे तो ये कॉर्ड को ज्वाइन कर देंगे तो सेक्शन फॉर्मूला से ये वाला पॉइंट जो होगा q, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2/2 कॉमा fx1 प्लस fx2/2। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो होगा मतलब बड़ा हो जाएगा, मतलब फंक्शनल वैल्यू वाला जो पार्ट है कॉनकेव डाउनवर्ड के केस में बिना, तो यहाँ पे समझ सकते हो ये फंक्शनल वैल्यू वाला जो पार्ट है वो दिख रहा है ऊपर, और ये जो है नीचे है, तो हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। इसमें भी सेम अप्रोच होगा, इक्वालिटी होल्ड्स
when equality holds when x1 is equal to x2, ए पार्ट में लिख लो, बी में लिखो f डबल डैश x इज 0। अब इसको भी तुम जनरलाइज कर सकते हो, इसको भी जनरलाइज कर सकते हो, m इंटू एफ ऑफ x1 प्लस n इंटू एफ ऑफ x2 बाई m प्लस n इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ चलो ठीक है, ये हो गया। तो जेनसेंस इनइक्वालिटी का यूज देखेंगे हम लोग, इसको लिख लिए सब लोग, सबने? हाँ, चलो देखो, इस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, सब मिक्स करके दिया रहता है जनरली। Let fx be a differentiable, fx be a twice differentiable, fx be a twice differentiable function such that f double dash x is greater than 0 for all x belonging to 0, 2, closed 0, 2. Then for some c belonging to लिखा? हाँ, एक मिनट।
लिख लिए? सर 1 मिनट रुकिए। चलो ट्राई करो सब लोग। सारा क्वेश्चन लिख लियो ना? कोई क्वेश्चन किसी का नहीं छूटा? नहीं सर, नहीं लिख लिया। ठीक है, ट्राई करो। तो 4 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सब लोग ट्राई करो। मोर देन वन है पहला, और दूसरा मोर देन वन है, तीसरा सिंगल करेक्ट। ठीक है, ट्राई करो, 4 मिनट का टाइम दे रहे हैं।
पहला का क्या आ रहा है आंसर? हाँ भाई, हो गया तीनों। थर्ड हो गया होगा, थर्ड तो बहुत इजी है, तुरंत हो जाएगा थर्ड। सबसे पहले थर्ड करो। थर्ड के लिए क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बताओ जरा, थर्ड का क्या आंसर आ रहा है? -1, π/2 ऑप्शन डी। देख रहे हैं। हाँ, देखो इसमें तुमको बोला है LMVT जो है वो अप्लाई कर पा रहे हैं हम लोग। तो क्या कंडीशंस हम लोग चेक करेंगे? सबसे पहले तो कंटिन्यूअस होना चाहिए इस इंटरवल में, और अपने आप देखा जाए तो कॉस इनवर्स और ये स्ट्रेट लाइन दोनों तो कंटिन्यूअस होता है, बट जहां पे ब्रेक कर रहा है वहां पे बस चेक करना है। जीरो पे ब्रेक कर रहा है तो जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पे तुम क्या करो, कंटिन्यूअस बनाने के लिए जीरो यहाँ बिठा दो, लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ जीरो बिठा दो। कॉस इनवर्स जीरो क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। एंड दिस मस्ट बी, यहाँ जीरो बिठा दो, लिमिटिंग वैल्यू x टेंड टू जीरो प्लस, तो c आएगा। तो c का वैल्यू सीधा π/2 आ गया। ठीक है, बाय कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, बाय कंडीशन फॉर कंटिन्यू, जब बोल दिया कंटिन्यूस तब क्या टेंशन है, तो डायरेक्ट लगा देंगे। अब जो है बोला डिफरेंशिएबल भी है, तो कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे m आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे -1/√1 - x² एट x इज इक्वल टू 0। ये -1 आ रहा है, हो गया। m, c पूछ रहा था, -1, π/2 हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो ठीक है, तो LMVT के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जेईई मेंस में। जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन ये हो गया कि डायरेक्टली कंडीशन पे तुमको वैल्यू पूछ रहा है। रॉस थ्योरम पे भी किए थे, अल्फा का वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, उस टाइप का एडवांस में आ सकता है, उस टाइप का क्वेश्चन अच्छा क्रिएट कर सकता है कंटिन्यूटी पे। चलो ये तो बहुत सिंपल था। चलिए क्वेश्चन 1, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बताया मैंने जेनसन्स इनइक्वालिटी का और जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम बताया। तो कोई अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा ना जी, तो कंटिन्यूअस होगा तो 0 से 2 में उसका सारा वेटेड मीन वो वैल्यू लेगा। तो विल गेट एटलीस्ट वन c सच दैट fc इज f0 प्लस f2/2। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखो तुमको ये पता है कि f"(x) पॉजिटिव है, तो fx1 प्लस fx2/2 ग्रेटर देन होता है, लेस देन तो नहीं होता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, बाय जेनसन्स इनइक्वालिटी f0, जेनसन्स इनइक्वालिटी f0 प्लस f2/2, this must be greater than what? f1, 0 प्लस 2/2, तो वो 1 हो जाएगा। तो f0 प्लस f2 इज ग्रेटर देन 2f1। सारा वेटेड मीन भी लेगा, मैंने बताया था अभी, का मतलब 2f0 प्लस 1 इंटू f2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, दिस विल बी ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 3, 2/3, 2f0 प्लस f2 इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स। ऑप्शन डी भी करेक्ट। तो जेनसन्स इनइक्वालिटी से ऐसा बोल सकते हैं, और ये जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम से ये बोल सकते हैं। क्या प्रॉब्लम 1 क्लियर है सबको? बोलो, ठीक है। सर ऑप्शन ए एक बार बोल देंगे और एक बार। हाँ, ऑप्शन ए में तो वही जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि विल गेट एटलीस्ट वन c सच दैट fc विल बी इक्वल टू व्हाट, fc विल बी इक्वल टू एनी वेटेड मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। जैसे ए से बी में बात कर रहे हो, तो fa और fb का कोई भी वेटेड मीन फंक्शन लेगा, मतलब वेटेड मीन जो होगा सेक्शन फॉर्मूला से वो इन दोनों पॉइंट के बीच में ही लाई करेगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं भी लाई करेगा तो तुमको उसके लिए ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब उस y के लिए, तो x तो कट करेगा ना इसको, ब्लैक वाले ग्राफ को। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ब्लैक वाले को कट करेगा। तो विल गेट एटलीस्ट वन c सच दैट fc इज इक्वल टू दिस हाइट।
ठीक है ना? हाँ हाँ, कंटिन्यूअस फंक्शन के कॉन्सेप्ट से बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर नहीं बोल पाएंगे। चलो F2 में भी LMVT लग रहा है। चलो इसको ट्राई करो, तो थोड़ा टाइम दे रहे हैं, फिर हम बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले सी की बात करते हैं। 0 से 8 में अगर तुम LMVT लगा 0 से 8 में अगर तुम LMVT लगाते हो तो विल गेट एटलीस्ट वन सी सच दैट F डैश C1 इज इक्वल टू F8 माइनस F0 F8 माइनस F0 बाई 8 माइनस 1, मतलब 1/8 आ रहा है। ये तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन लगेगा कुछ देर के लिए कि इधर नहीं कर रहा है मैच। लेकिन अगर हम लोग सर 0 ऐसा से तो 4 ले सकते लें हैं। इंटरवल, 0 से 8 का अंदर ले लें 0 से 4, और 0 से 4 में लगा दें LMVT इन x बिलोंगिंग टू 0 to 4 लगा दें। ये तो इसी का तो सबसेट है, इसी के अंदर तो है। विल गेट एटलीस्ट वन C1 सच दैट F डैश C1 इज F4 माइनस F0 बाई 4, तो 1/4 आ रहा है। तो वो C1 जो होगा वो तो 0 से 8 में ही है, 0 से 4 में है, तो 0 से 8 में है ना, इसीलिए विल गेट दिस ऑप्शन। थोड़ा सा सोचना है, मतलब इस तरह का प्रॉब्लम्स में थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा शांति से करना पड़ेगा। मोर देन वन का जो भी क्वेश्चन रहेगा थोड़ा शांति से करना होगा। अब देखो जैसे कि ये वाला 1/4 तो क्रिएट होगा, 1/8 क्रिएट होगा। इंटरवल तो हम 0 to 4 और 0 to 8 न लेंगे, और क्या लेंगे? और तुमको कोई वैल्यूज दिया नहीं है ना, हमको डेरिवेटिव का कुछ ऐसा ग्रेटर और लेस दिया है जिससे हम डेरिवेटिव का रेंज वगैरह कुछ निकाल पाए। हमको डेरिवेटिव का रेंज मिल जाता तो हम समझ जाते कि अच्छा 0 से 8 में लगा रहे हैं तो 1/8 आ रहा है, और 0 से 4 में लगा रहे हैं तो 1/4 आ रहा है। हाँ, तो 1/4 से 1/8 के बीच में सारा वैल्यूज लेगा, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या 1/12 1/4 से 1/8 के बीच में लाई करता है? नहीं ना, बोलो, लाई करता नहीं है? सर। हाँ, तो इसीलिए जो है हम लोग ये कंफर्म नहीं बोल पाएंगे। इस डेटा के अनुसार हमको एफ डैश का रेंज हमको 1/8 से 1/4 के बीच में कंफर्म है। इसके बीच का कोई भी वैल्यूज देता तो हम टिक कर देते। कैसे टिक करते? कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए अभी जो बताया जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम, उसका कोई भी वेटेड मीन जो होगा उसके बीच में लाई करेगा। तो जब वो 1/12 तो और उसके, हाँ तब वो अगर डबल डिफरेंशिएबल बोलता तब ना बोल पाते कि F डैश C1 वो हो सकता है 1/4 और 1/8 के बीच में सब कुछ। हाँ हाँ, वही बोल रहे हैं। डबल डिफरेंशिएबल जब बोल दिया रहेगा तो डिफरेंशिएबल बोल दिया, हाँ डबल डिफरेंशिएबल जब बोलेगा तब हम लोग उसकी बात करेंगे। कंटिन्यूअस भी रहेगा। तो हाँ, तो हम तुमको ये बता रहे थे कि अगर एफ डैश एक्स का कंटिन्यूअस दिया हो, जो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो तुम वो लगा सकते हो, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस दिया हुआ रहेगा तो वो लगा सकते हैं। डैश एक्स का डिफरेंशिएबल होना कोई जरूरी नहीं है, डबल डिफरेंशिएबल नहीं भी रहेगा। एफ डैश एक्स अगर कंटिन्यूअस है तो फिर
वो हम लोग काम कर सकते हैं, जो भी बोल रहे थे हम। एफ डैश एक्स का कंटिन्यूस होना चाहिए। चलो फिर भी नहीं आ रहा है, कंटिन्यूस होगा भी तो फिर भी 1/12 नहीं है, हमें कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको टिक नहीं किए। अब ऑप्शन सी में आ रहे हैं। सी में देखो दो वैल्यूज के लिए बात कर रहा है, एक फंक्शनल वैल्यू और एक डेरिवेटिव। फंक्शनल वैल्यू के लिए फिर तुमको बताया, फंक्शनल वैल्यू के लिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज करोगे। तुम इसको ऐसे लिखो, एफ डैश सी वन इंटू एफ ऑफ सी टू इज 1/8। तो अब देखो ये तो एकदम कंफर्म हम लोग बोल सकते हैं भाई, हम लोग बोल सकते हैं विल गेट एटलीस्ट 1 C2 for some C2 f of C2 is half। बोल सकते हैं क्या, where C2 lies between 0 and 4 या 0 and 8, कुछ भी लो, उसका मिडिल वैल्यू तो होगा ही ना। f0 plus f4/2 तो विल गेट एटलीस्ट 1C such that fc is f0 plus f4/2, तो f of half, समझ रहे हो, ये तो होगा। हाँ भाई ठीक है। अब जो है विल गेट एटलीस्ट 1C1 फॉर सम C1 f डैश C1 जो होगा 1/4 होगा, तो अभी प्रूव किए हम लोग। तो f डैश C1 इंटू एफ सी टू विल बी 1/8 फॉर सम C1 C2। ये भी सही है, ये भी सही है। चलो ऑप्शन डी में आओ। ऑप्शन डी में थोड़ा सोचो 1 मिनट। ऑप्शन डी में फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। देखो तुमको क्या प्रूव करना है, 0 to 8 FT/dt। थोड़ा सा मतलब एक इंटीग्रेशन का एक चीज यूज है, 0 to 8 FT/dt सर इतना तो समझ में आ रहा है कि 0 से 4 और 0 से 8 का इस्तेमाल है, क्योंकि b² और b³ है। हाँ b² और b³ है, बीटा स्क्वायर। तो अच्छा एक सेकेंड, एक चीज हम बता देते हैं, तुम और थोड़ा सोच पाएगा, और इससे रिलेटेड नहीं बता रहे हैं, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। चलो ठीक है, ये प्रूव करना, मतलब फॉर सम अल्फा बीटा तुमको ये चेक करना है कि होगा कि नहीं। फॉर सम अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू 0,2 बोल रहा है, ठीक है। चलो इसको तो रहने दो, पहले ये देखो, लेबनिज रूल of Leibniz rule for differentiation of integral functions। इंटीग्रल फंक्शंस ये डेफिनेट में पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, जस्ट बता दे रहे हैं। तो कभी भी किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट जो है वो फंक्शंस है, FT/dt ऐसा कुछ दिया हुआ। लेट दिस बी gx, और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट अपनी gx आ रहा है, तो बिना हम इंटीग्रेट किए हुए इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं gx को। तो gx को डिफरेंशिएट करने का जो तरीका होता है उसी को लेबनिज रूल बोल रहे हैं हम लोग, लेबनिज रूल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस काइंड ऑफ फंक्शंस व्हिच लिमिट आर वेरिएबल्स और फंक्शंस। तो g डैश x क्या होगा, अपर लिमिट रख दोगे जहां t है, जहां जहां t है, तो f ऑफ vx इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव v डैश x माइनस, फिर t के जगह लोअर लिमिट रख दोगे तो f ऑफ ux इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव u डैश x, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लेबनिज रूल फॉर डिफरेंशिएशन। जैसे कि इसका बहुत इजी प्रूफ है, बताएंगे जब करेंगे, डेफिनेट बहुत सिंपल सा चीज है, कोई खास बात नहीं। जैसे देखो एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो दिया हुआ है कि gx इज x² से x³ इंटू साइन ऑफ
टी स्क्वायर डी टी। मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है, हम लोग को है फाइंड जी डैश एक्स। पहली बात, तुम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा। साइन ऑफ टी स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं है साइन ऑफ टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का, पढ़ेंगे हम लोग इंडेफिनिट में, इंटीग्रेबल नहीं है ये। लेकिन तो पहले बार इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे तो तुम सोचेगा तो इंटीग्रेट होगा तो डिफरेंशिएट होगा, इंटीग्रेट हो ही नहीं रहा है तो कहां से डिफरेंशिएट करेंगे फिर। नहीं, लेबनिज रूल ही ये बताता है कि बिना तुम इंटीग्रेट किए हुए डिफरेंशिएट कर सकते हो उस पूरे फंक्शन को। कैसे करोगे? अपर लिमिट रख दोगे जहां जहां टी है, जहां जहां वेरिएबल है टी, यहाँ पे dt के रिस्पेक्ट में तो टी वेरिएबल है, तो t की जगह एक्स क्यूब रख दोगे तो साइन ऑफ एक्स क्यूब का स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर 6 इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस को रख दोगे साइन ऑफ एक्स टू द पावर 4 इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 2x। तो जी डैश एक्स तुमको ये फाइनली आ जा रहा है। तो लेबनिज रूल के हेल्प से बहुत ज्यादा मतलब आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब में यूज होता है, इंटीग्रेशन में जब पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा यूज होता है, फंक्शंस में भी यूज होता है। चलो तो अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम पे। ठीक, इसको लिख लो। ठीक है, ये समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं सर। ओके, देखो तो अब तुम देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं एलएमवीटी में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है और डिफरेंशिएशन करके कुछ रिजल्ट आता है। तो अब तुम देखो, अब तुमको एक विजन मिल रहा है लेबनिज रूल के कारण। तो अब थोड़ा सोचो 2 मिनट, फिर हम बताएंगे। 2 मिनट सोचो। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कि एफ के अंदर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है और इनटू क्या है यहाँ पे? सर एक्स क्यूब रखा है और उसका डिफरेंशिएशन है 3x स्क्वायर। बस इसका मतलब लिमिट क्या लेंगे वेरिएबल जब फंक्शन मानेंगे तो? सर 2 क्यूब, 0 से लेकर 2 क्यूब। जी, वो तो रखा हुआ है, मतलब वेरिएबल के फॉर्म में क्या ले रखेंगे? फंक्शन क्या एज्यूम करेंगे? फंक्शन एज्यूम क्या करेंगे इसको देख के? एक्स क्यूब। हाँ, फंक्शन एज्यूम करेंगे हम लोग, फंक्शन एज्यूम करेंगे लेट जी एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स क्यूब एफ टी डी टी, ये एज्यूम करेंगे फंक्शन, ये एज्यूम करेंगे और इसमें हम लोग एलएमबीटी लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहली बात, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो ऑलवेज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा, उसका डिफरेंशिएशन कोई जरूरी नहीं है। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तुम उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो कोई जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो जाए, लेकिन किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेगा तो वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन रहेगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो डिफरेंशिएबल फंक्शन रहेगा। चलो तो ये डिफरेंशिएबल है तो हम लोग इसमें लगा रहे हैं। अच्छा, इतना तुमको समझ में आ रहा होगा कि 8 कैसे आएगा ऊपर, क्या रखने पे 8 आएगा? 2 रखने पे, और अल्फा बीटा 0 से 2 है तो हम लोग एलएमबीटी लगाएंगे, अप्लाइंग एलएमबीटी। एक सेकंड, applying LMVT in x belonging to 0, 2। तो देखो g ऑफ 0 तो 0 है एंड g ऑफ 2 जो है वो है 0 से 8 FTDT। नो, तो बाय LMVT G2 माइनस G0 बाय 2 माइनस 0 इज इक्वल टू G डैश सम G डैश अल्फा फॉर सम अल्फा belonging to 0, 2। or we may get some other value, it's not necessary कि we'll get alpha only, we may get some other value beta। मतलब अल्फा और बीटा कुछ भी मिल सकता है ना, we may get some beta, we don't know ना कि exactly c का जो वैल्यू होता है we don't know, तो we may get some value like alpha और we may get some value like beta। बीटा के लिए भी बोल सकते हैं कि we may get some beta for some beta 0 से 2। नाउ जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा G2 इज इक्वल टू
जी डैश अल्फा प्लस जी डैश बीटा, तो 0 से 8 एफ टी डी टी। अब देखो जी डैश अल्फा क्या होगा, लेबनीज रूल से जी डैश एक्स क्या होगा, देखो यहाँ पे जी एक्स क्या दिए हुए थे, जी एक्स ये दिए हुए थे, तो जी डैश एक्स क्या बोलेगा, जी डैश एक्स बोलेगा एफ ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, बोलेगा ना, एफ ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। तो जी डैश अल्फा जो है क्या लिखेगा, जी डैश अल्फा लिखेगा 3 अल्फा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ अल्फा क्यूब प्लस 3 बीटा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ बीटा क्यूब। सो वी मे गेट सम फॉर सम अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू 0, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये हम लोग बोल सकते हैं, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जा रहा है। तो दो वैल्यू आया कैसे समझेंगे? नहीं नहीं, वैल्यूज देखो, मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि दो अलग अलग वैल्यूज नहीं बोल रहे हैं, मतलब वी मे गेट सम अल्फा और सम बीटा। हाँ दोनों का मतलब अल्फा और बीटा करके एग्जैक्ट, देखो कभी एलएमवीटी में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है हमें, मतलब एज्यूम करते हैं वो हम, तो तुम हाँ, उसको C1 वो बोलो या सम। C2 बोलो, मतलब बेसिकली उसी में वो फंसाया था। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था इस टाइप का, जेई में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, तो उसी में वो फंसाया था। जैसे हम कैसे लिख देते हैं कि अभी लिखे थे थोड़ा देर पहले कि 8 इंटू एफ डैश C1 इंटू एफ ऑफ C2 इज 1 लिखा था ना, हाँ सर। उसको तुम उल्टा भी तो लिख सकता था ना, 8 इंटू एफ डैश C1 इंटू एफ ऑफ C2 इज 1। हाँ तो दोनों को ऐड करके तुम एक नया रिलेशन डेवलप कर सकता है, दोनों ही तो ट्रू है। तो उस तरह से मीन वैल्यू थ्योरम से ये हो रहा है, मीन वैल्यू थ्योरम से ये बोल सकते हैं, जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम से ये बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों वैल्यू एट ए टाइम आया, दोनों वैल्यू नहीं आया एट ए टाइम, तब तो दोनों जी डैश अल्फा और जी डैश बीटा तो इक्वल हो जाता। फिर तो अगर दोनों वैल्यू आता तो G2 तो एक ही चीज है, तब तो जी डैश अल्फा और जी डैश बीटा तो इक्वल आ जाता। ये जस्ट लिखने का तरीका है कि फॉर सम अल्फा और फॉर सम बीटा। ठीक है, बोलो। हाँ सर, समझ गया। अगर दोनों इक्वल होता, मतलब दोनों के लिए होता, तब तो डायरेक्ट इक्वेट कर देते हैं हम, क्योंकि दोनों वैल्यू तो सेम है एलएचएस में, तो आरएचएस को इक्वेट कर देते, तब तो उसको 2 इंटू जी डैश अल्फा लिख देते। नहीं, ये लिखने का तरीका है, क्योंकि अल्फा बीटा तो आर्बिट्ररी वैल्यूज है, तो मीन वैल्यू थ्योरम्स में इस तरह से लिख के क्रिएट कर सकते हैं। सर एक बार चलो क्वेश्चन ठीक है, सुनेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ हाँ हाँ। चलो तो फाइनली इसका डी भी करेक्ट है। सर इसमें फिर क्वेश्चन है ना कि मतलब ये इसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर सम सी बिलोंगिंग टू 4 से 8 ए एफ डैश सी जो होगा वो 0 होगा, मतलब रोल्स थ्योरम से। किस में? सर 4 से 8, क्योंकि F4 भी 1 है, F8 भी 1 है। अच्छा रुक जाओ, 4 से 8 में विल गेट एटलीस्ट वन एफ डैश सी 0 होगा, हाँ ठीक है। सर तो मतलब एक जगह पे एफ डैश सी जो है 1/4 है, फिर एक जगह पे 0 भी हुआ, तो मतलब घट रहा होगा, तो बी भी तो ट्रू होना चाहिए कि धीरे धीरे घट रहा है। अच्छा एक सेकंड धीरे धीरे 0 हुआ। नहीं नहीं, तो रुक जाओ, एफ डैश, हाँ एक मिनट, लॉजिक जो दे रहे हो उसको थोड़ा ठीक से देख लेते हैं, हो सकता है स्किप हो गया हो। F4 और F8 बोल रहे हो, तो 4 से 8 के बीच में तुम बोल रहे हो कि we will get at least one C such that F dash C is 0। तो F dash C 0 है और F dash C1 जो है वो 0 है। अच्छा हाँ, वो बोलना पड़ेगा, जैसे अगर कंटिन्यूअस बोल देंगे, हाँ 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 हाँ, एकदम एकदम बहुत बढ़िया, तो हो तो रहा है, ये तो सही बात है। F dash 0 अगर, अच्छा लेकिन क्या उसका मीन है? हम जो बोल रहे हैं उसका मीन जनरेट करना है तुमको। एफ डैश, अच्छा एक सेकंड, अगर एफ डैश C1 तुमको 0 है, एफ डैश C2, हाँ अगर दोनों वैल्यूज हमको पता है तो उसके बीच का सारा वैल्यूज तो वो लेगा ही। C1 से C2 में एफ डैश C2 जो है तुमको 1/4 है,
एफ डैश सी वन 1/4, एफ डैश सी टू 1/4 मान लेते हो, तो C1 से अगर कंटिन्यूअस दे देते तुमको, अगर तुमको कंटिन्यूअस फंक्शन दे देते, C1 पे 0 है और C2 पे 1/4 है, तब तो तुम बोल ही देता ना कि बीच में कोई वैल्यूज होगा जहां पे 1/12 होगा। हाँ जीरो सर। से बीच में तो तुम बोल ही देता ना। ये तो मतलब कोई भी फंक्शन हमको देगा, कोई बोलेगा 0 और 1 वैल्यूज है, उसका एक्सट्रीम वैल्यूज है और कंटिन्यूअस है, तब तो हम सारा वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में होगा हमको देख के समझ में आ जाएगा, 0 से बड़ा 1 से छोटा सारा टिक करेंगे, तो 100% भी हो जाएगा। यस, यहाँ पे एफ डैश LMVT से नहीं आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस अगर बोल देंगे, एफ डैश एक्स अगर कंटिन्यूअस बोल दिए तो बी को टिक करेंगे। कंटिन्यूअस नहीं बोला है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के लिए हम वो जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर जी डैश एफ डैश यूज नहीं किए ना, समझ रहे हैं ना बात को। इस क्वेश्चन में नहीं होगा ऑप्शन बी, ये क्लियर है। हाँ भाई, हाँ सर। हाँ, इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम बोल देंगे कि एफ डैश एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो फिर 0 से मतलब 1/4 है, और 0 अगर मिल गया तो सारा वैल्यू बी भी टिक हो जाएगा अगर बोल देंगे सर तो। एफ डैश एक्स अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो एफ डिफरेंशिएबल हो सकता है। हाँ, ये तो तुमको बताए हुए है ना। देखो एक क्वेश्चन तो किए थे, ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन था। अरे ये वाला भाई, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एफ डैश 0 जो है तो निकलता है ना, लेकिन एफ डैश 0 कंटिन्यूअस नहीं है। एफ एक्स तुमको एक्स स्क्वायर साइन 1/x दे देंगे जब x इज नॉट 0 व्हेन x इज 0, तो तुमको एफ डैश 0 जो है वो 0 है, बट एफ डैश एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। निकालोगे तो आ जाएगा, है ना। इसको डिफरेंशिएट करके लिमिट ले लोगे x टेंड टू 0, तो लिमिट तुमको ऑसिलेटिंग वैल्यू देगा, है ना। हाँ सर। हाँ हाँ, इसलिए वो बोल नहीं सकते हैं। कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव उसका डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, शेयर कर देंगे उसको, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करते हैं। ठीक है, चलो, गुड नाइट।